Hello everyone, this is CP Aryans and you are watching Aryans Learning Classes. Dear friends, today we are going to start a series of economics for class 11. It is not so important for them but also very useful and helpful for those who are keep going practice for civil services and other competitive exams. Because we have tried to cover all the contents from NCERT textbook, whether they are from paragraph or inbox. So I hope you will be ready to watch this video till to the end. So without being late, let's begin. Chapter 1, Indian Economy on the Eve of the Independence. आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में हम कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, राइट, and the second one, low level of economic development under colonial rule, and the third one is agriculture sector. तो आज की इस वीडियो में हम केवल तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चरल सेक्टर, और जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं उनको आने वाली वीडियोज में हम कवर करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट कंटेंट। पहला कंटेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसको तो पहले हम रीड करने की कोशिश करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फैमिलियर यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट इज डेवलपमेंट एज इट इज टूडे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास के संदर्भ में इस बुक का जो मेन पर्पज़ है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी जो विशेषताएं हैं, बेसिक फीचर्स, राइट, और आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट हुए उसके बारे में परिचित कराना है, राइट। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान मीन्स प्रेजेंट स्टेट तथा भविष्य की संभावना के बारे में डिस्कस करते हैं, तब इस अर्थव्यवस्था के अतीत के बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण है, राइट। एंड सो लेट्स अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू द country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy, right? तो आज हम देखते हैं कि लेट्स सी वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, और हम उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे जिनसे आज की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और वो जो पॉलिसीज़ वो बनाई जाती हैं, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट द करंट मेकिंग। देखिए, भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो आज की नहीं है, राइट। इट हैज़ इट्स रूट स्टीप्ड, मतलब कहने का मतलब इसकी जड़ें इतिहास में बहुत लंबी हैं। पर्टिकुलरली दैट पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। उस समय को हमें नहीं भूलना जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के अधीन लगभग 200 साल तक रहा, राइट। एंड फाइनली बहुत लंबे संघर्ष के बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। Let's see, continue this topic. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country being a raw material supplier for the Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. देखिए, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, देखो अंग्रेजों ने, देखो तो अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन, इसको हम कहते हैं कॉलोनियल रूल, राइट। तो कॉलोनियल रूल का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका सोल पर्पज़ क्या था? उनका सोल पर्पज़ क्या था? दे वांटेड टू मेक इंडिया एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री। वो इंडिया को एक कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला एक देश बनाना चाहते थे। पर ऐसा क्यों करना चाहते थे? उसका मेन रीज़न क्या है? बिकॉज एट द सेम टाइम इन ब्रिटेन देयर वाज अ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। वहाँ पर जो है वो जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, वहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी एंड द लार्ज क्वांटिटीज रॉ मटेरियल वाज रिक्वायर्ड। तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर
भारी मात्रा में जो है रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री बने, राइट। So an understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades। ये decades का मतलब क्या होता है? decades को होते हैं 10 years का एक decade होता है, राइट। तो अगर आज़ादी के अभी हम कितने डिकेड, लगभग 70 साल, लगभग 7 दशक हो चुके हैं, तो लगभग 70 सालों में। तो देखिए ये एक एक्सप्लोइटिव नेचर था, एक मतलब शोषक स्वरूप था, एक शोषक प्रकृति रही अंग्रेज़ों के साथ जो रिलेशनशिप रहे इंडिया के, कि उनको याद करना बहुत। हमारे देश में जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने इस एक्सप्लोइटिव नेचर को ध्यान में रखते हुए आज की इकोनॉमी का जो है वो फॉर्मेशन किया, और इसी वजह से जो है आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो इस स्टेज तक, इस मुकाम तक पहुंचाने में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, राइट। Let's see another topic. Low level of economic development under the colonial rule. कॉलोनियल रूल के अंतर्गत आर्थिक विकास का निम्न स्तर। अब इसके पीछे रीजन क्या था? लेट्स सी। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, इंडियन इकोनॉमी जो थी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफियर नहीं था। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। तो खेती जो था वह अधिकतर लोगों की आय का मुख्य स्रोत था, और इसी तरह से वह अपने जीवन का निर्वहन करते थे, राइट। The country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities। फिर भी देश में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां चल रही थी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? विनिर्माण गतिविधियां। इसका मतलब था कि यहाँ पर तरह तरह के हैंडमेड गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, राइट। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। भारत जो था उस समय एक हस्तशिल्प उद्योग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर तरह तरह के हैंडमेड गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते थे, जैसे इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल, प्रेशियस स्टोन। यहाँ पर किस तरह के गुड्स बनाए जाते हैं? जैसे कपास है, कपास पे काम किया जाता था। सिल्क टेक्सटाइल रेशम उद्योग हो गया, जैसे मेटल धातु और प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थरों पर वर्क किया जाता था, राइट। एंड दीज प्रोडक्ट्स इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, और दीज गुड्स वर हाईली डिमांडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये गुड्स जो थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन गुड्स की बहुत भारी मात्रा में मांग थी। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि ये गुड्स जो थे इनकी अपनी एक रेपुटेशन थी, राइट। इनकी अपना एक प्रतिष्ठा थी, क्योंकि ये जो गुड्स जो थे ये प्योर क्वालिटी मटेरियल से बनाए जाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता था, कोई किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती थी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट दीज गुड्स वर मेड बाय एक्सपर्टीज, मतलब कि कुछ स्किल लेवल के द्वारा ये गुड्स बनाए जाते थे, राइट। लेट्स सी कंटिन्यू दिस टॉपिक। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy। देखिए इसमें क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, परस्यूट मीन्स अपनाना, ठीक है, वो पॉलिसीज़ क्या थी? उनके देश के आर्थिक हितों की रक्षा की फेवर में थी और उनकी सुरक्षा की फेवर में थी। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है वो सुरक्षित चाहते थे, एंड प्रमोशन मतलब तो बढ़ावा। ये दो चीज़ किसके लिए करते थे? क्योंकि इसी समय जो था वहाँ पर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, वहाँ पर इंडस्ट्री में तरह तरह के गुड्स वहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे थे, और वो गुड्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में उन गुड्स को सेल आउट करना चाहते थे। तो उसके लिए उनको उसको प्रमोशन करना था और उनको प्रोटेक्शन भी करना था, दोनों चीज़ एक साथ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ को परस्यूट किया जो उनके देश की, उनके आर्थिक हितों की तो सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने हमेशा नज़रअंदाज कर दिया, राइट। तो सच पॉलिसीज़ ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस पॉलिसी ने
इस तरह की रणनीतियों ने क्या किया कि हमारे देश में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसमें मौलिक परिवर्तन ला दिया। ठीक है, तो एक मौलिक परिवर्तन में कन्वर्ट हो गया। किस तरह के परिवर्तन आए देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। भारत जो था वो रॉ मटेरियल का एक सप्लायर कंट्री बनकर रह गया, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो गुड्स जो है ब्रिटेन की इंडस्ट्रियों में बनाए जाते थे, जो प्रोड्यूस किए जाते थे, उन गुड्स का वो एक कंज्यूमर कंट्री बनकर रह गया, एक उपभोक्ता देश बनकर रह गया। राइट, ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए, पहले एक एक कंसेप्ट को समझते हैं कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होती है। देखिए, नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो तीनों सेक्टरों से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टरों से जो टोटल आय होते हैं एक साल में, जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर इस नेशनल इनकम को देश की कुल जनसंख्या से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस टॉपिक के में हम ज़्यादा गहराई से अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आने वाली वीडियोस में हम क्लास 12th की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें नेशनल इनकम एक चैप्टर है, उस चैप्टर में इसको बहुत डिटेल से, बहुत गहराई से इसको समझा जाएगा। ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी जो है ईमानदारी से हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है और जो प्रति व्यक्ति आय है उसको मापने का, उसका आकलन करने का, उसको का असेसमेंट करने की कोई कोशिश ही नहीं की। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स which were made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent results। लेकिन कुछ प्राइवेट तौर पर या हम कह सकें व्यक्तिगत तौर पर कुछ कोशिशें की गई, लेकिन जो भी इनकम मेजर की गई वो हमेशा कन्फ्लिक्टिंग रही, हमेशा विरोधी रही या फिर असंगत रही, इनकन्सिस्टेंट रही। राइट, अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर, इनमें से जिन लोगों ने, जिन इकोनॉमिस्ट ने जो है भारत की राष्ट्रीय आय और पर कैपिटा इनकम को का आकलन करने की कोशिश की, वो एस्टिमेटर्स के नाम इस प्रकार हैं: दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्वाई, फिंडले, सिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। एंड इसमें से जो इट वॉज राव वॉज हुज एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एवर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंस बहुत ही महत्व है। इसमें से जो राव साहब थे, जो VKRV राव, उनका जो एस्टिमेशन था, उन्होंने जिस तरीके से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का असेसमेंट किया, इवैल्यूएशन किया, और उसको जो है बड़ी गंभीरता से उसको कंसिडर आज भी किया जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। Most studies did find that countries' growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year। देखिए, जितने भी जो इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने जो अपने तरीके से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का असेसमेंट और इवैल्यूएट करने की कोशिश की। उनके कंट्रीब्यूशन से इसमें ये देखा गया कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में लगभग 2% से कम का जो है ग्रोथ रेट नेशनल इनकम में रहा, और मात्र जो है 0.5% जो है वो पर कैपिटा इनकम में जो है वो वृद्धि, मतलब ग्रोथ रेट को दर्ज किया गया। राइट, लेट्स सी another topic, agricultural sector, कृषि क्षेत्र। India economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वो कृषि बाहुल्य थी। देश की पॉपुलेशन का, जो देश की जनसंख्या का 85% जनसंख्या वो गांव में निवास करती थी। राइट, और जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर थे और उससे अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे। Right. However, despite being the occupation of such a large population, इस व्यवसाय में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन।
कृषि क्षेत्र में जो है वो स्टैग्नेशन जो है को फील किया गया। उसका मेन रीज़न क्या था? स्टैग्नेशन मीन्स स्पीडलेस डेवलपमेंट, ये गतिरोध उत्पन्न हुआ, राइट, नॉट इन फ्रीक्वेंटली, मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो स्मूथ वे में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अनयूजुअल डेटेरियोरेशन, और मतलब जो है सामान्य रुकावट भी महसूस की जा रही थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, though in absolute terms the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एक है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही थी, उसका मेन रीज़न क्या था? और दूसरी चीज़, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, उसका मेन रीज़न क्या था? सबसे पहले थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा था, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उस समय जो डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है, जंगलों को काट करके उनको कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा था, एग्रीगेट एरिया को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा था, और इससे अधिक लोग जो थे वो जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज हो रहे थे, इसलिए टोटल प्रोडक्शन में तो इजाफा हो रहा था। लेकिन अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होने का मेन रीज़न क्या है? दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखिए, जो ये कृषि क्षेत्र में जो स्टैग्नेशन आ रहा था ना, वो स्टैग्नेशन जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था, जो स्पीडलेस डेवलपमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका मुख्य कारण क्या था? एक वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, एक अलग तरीके का एक भू राजस्व व्यवस्था। इस भू राजस्व व्यवस्था को कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और इस व्यवस्था के तहत लेट्स सी पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम, इस व्यवस्था को जमींदारी सिस्टम कहा जाता था। अब जमींदारी सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर तीन लोग इसमें शामिल थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जमींदार एंड कल्टिवेटर्स, राइट। तो इसमें क्या होता था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती थी वो जमींदारों को कुछ उनके अधिकार क्षेत्र उनको प्रोवाइड कर देती थी, राइट। अब जमींदार क्या करते थे, उस लैंड को जो है किराए के रूप में कल्टिवेटर्स को या टेनेंट्स को प्रोवाइड कर देते, और उसके बदले में वो उन्हें जो है उनसे लगान लेते थे, जिसको रेंट कहा था, रेंट के रूप में उनसे लगान वसूला जाता था, राइट। विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स। देखिए, ये जो जमींदारी सिस्टम था उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया सबसे पहले। अभी बंगाल प्रेसिडेंसी आज सारे ईस्टर्न स्टेट्स का हिस्सा है, ठीक है। आज जितने भी सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो उस समय ब्रिटिश काल के दौरान इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, राइट। द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। देखिए, एग्रीकल्चर से जो भी प्रॉफिट आता था, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता था वो जमींदार के खाते में चला जाता था इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स, जबकि इसका जो असली मेहनत करने वाला व्यक्ति था वो कल्टिवेटर होते थे, लेकिन उसको वो प्रॉफिट से वंचित हो जाते थे, राइट। हाउएवर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार्स एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बावजूद भी कुछ जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मिलकर भी एग्रीकल्चर की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रयास ही नहीं किया कि किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, किस तरह से टूल्स और अदर सीड्स की जो है आपूर्ति की जाए। तो इस तरफ जो है इस तरफ किसी प्रकार का कोई स्टेप्स नहीं उठाया गया। The main interest of the जमींदार was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivator। देखो, जमींदार का एकमात्र उद्देश्य क्या था? उसका एकमात्र उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था कलेक्ट रेंट। उसका उद्देश्य था केवल रेंट को वसूलता था, भले ही जो किसानों की कंडीशन चाहे अच्छी है या बुरी है,
ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी कंडीशंस को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता था, राइट। दिस कॉज इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर। इससे क्या हुआ कि अपार जो है जो जनता की जो है, आम जनता की, जिसको लेटर कहा जाता है, आम जनता की जो है इसमें अपार कष्टों को झेलना पड़ा और सामाजिक तनाव से उनको गुजरना पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि कंडीशंस और भी टफ हो गई, राइट। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार्स एडोप्टिंग सच एटीट्यूड। देखिए, भू राजस्व व्यवस्था की शर्तें भी जमींदारों को इस तरह का रवैया अपनाने को मजबूर होना पड़ा। जमींदार भी जो होते थे वो इस तरह का एटीट्यूड क्यों अडॉप्ट करते थे, वे भी अपने जो है कुछ कारणों से वो भी जो है मजबूर थे। उसका रीज़न क्या था? देखिए, समय समय पर जो है ब्रिटिशर जो होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनको जो है गाइडलाइन दिया करती थी, राइट। अब वो गाइडलाइन जो होते थे वो बहुत स्पेसिफिक हो, जैसे डिपॉजिटिंग स्पेशल सम्स ऑफ रेवेन्यू, जैसे जो स्पेशल सम्स ऑफ कितना अमाउंट उनको जो है किस स्पेसिफिक डेट को डिपॉजिट करनी है, और उसकी जो है गाइडलाइन को पहले ही दे दी जाती थी, राइट। एंड दीज गाइडलाइंस वर फिक्स्ड, और ये निश्चित होती थी। और इस निश्चित तिथि को इफ़ द जमींदार्स वर फेलिंग, अगर जमींदार इसमें फेल होते थे तो उनको उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित रहना पड़ता था। सो इट वॉज द वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर द जमींदार, दैट्स वाई दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडोप्टिंग द सच एटीट्यूड, राइट। बिसाइड दिस, इसके अलावा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो है निम्न दर्जे की जो है वो तकनीकी व्यवस्था और सिंचाई की कमी और एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरकों का प्रयोग नहीं के बराबर करना, इन सभी कारणों से लेट्स सी ऑल एडेड अप टू एग्रीवेट द प्लाइट ऑफ द डिसमल एंड कंट्रीब्यूशन टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इन सभी कारणों से क्या है, किसानों की दुर्दशा में वृद्धि और तेज़ी से होने लगी, और जिससे क्या हुआ कि कृषि की जो उत्पादक क्षमता है, मतलब डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो कम होती चली गई। प्लाइट ऑफ डिसमल मतलब डिसअपॉइंटिंग कंडीशन थी, ये एक डिसअपॉइंटेड सिचुएशंस थी किसानों के लिए, राइट। अब यहाँ पर हमें दोनों जो हमने अभी दो वर्ड्स बताए थे, दो टर्मिनोलॉजी, दो टर्म्स के बारे में हमने जिक्र किया था, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, उसका आंसर हमने पहले दे दिया कि डिफोरेस्टेशन के कारण जंगल को काट दिया गया, जिससे अधिक से अधिक जो है वो लोग खेती से जुड़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ते चला गया। लेकिन अब यहाँ बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों लो हुई, उसका रीज़न आपने देख लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत लो थी, भू राजस्व व्यवस्था, लैंड सेटलमेंट था, और दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी, और उसके अलावा एक स्थिति और थी कि हमने वहाँ पढ़ा कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस कारण से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में लगातार हरासमेंट होता चला गया, राइट। देयर वाज अ कोर्स सम एविडेंस, निसंदेह कुछ प्रमाण भी मिले हैं कि रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शलाइजेशन। देखिए, एक वर्ड आया है कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन का मतलब समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शलाइजेशन? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब कि सेल्फ कंजप्शन को ध्यान में न रखते हुए, ठीक है, एक प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से जो है वो खेती करना, क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना फॉर मार्केट पर्पज़ के लिए, उसको कमर्शलाइजेशन कहा जाता है। देखिए, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ था, और कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि कहीं पर कैश क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है। बट दिस कुड हार्ड हेल्प फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन ये जो कैश क्रॉप है, ये किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने में नाकाम रहा। देखिए, हियर इज रिटन हेल्प फार्मर इन इम्प्रूविंग, सॉरी ये बी बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये बी नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, देयर इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब ये जो है ये कैश क्रॉप की ज़्यादा होने से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। इसका मेन रीज़न क्या था? बिकॉज
कैश क्रॉप जो था इट वाज ओनली फॉर ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं कैश क्रॉप, क्योंकि कैश क्रॉप के अंदर क्या चीज़ आती थी, क्योंकि कैश क्रॉप्स वर प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट मेकिंग ना। सर एग्जांपल इसके अंदर शुगर केन, टबैको, जूट, कॉटन, ऑयल सीड, ये कैश क्रॉप के अंदर आती थी। तो ये कैश क्रॉप्स को जो है ब्रिटिशर्स को बड़ी नीड थी इसको, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में जो था वो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हुआ था, वहाँ नई नई मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, उनको लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और रॉ मटेरियल का एकमात्र जो कंट्री हुआ करता वो इंडिया था। तो इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट करते थे कि भाई आप कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करिए रादर देन फूड क्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि वो सस्ते दाम में यहाँ से रॉ मटेरियल्स को परचेज करके ले जाते थे, अपनी इंडस्ट्री में जो है उसको रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करते थे, राइट। सो इसलिए अब जब आप सस्ते दाम में जब यहाँ से उसको परचेज करके ले जाते थे, तो इसलिए किसानों की परचेजिंग पावर कम होती चली गई, इसलिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ, राइट। इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, अगर वो फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते तो ज़रूर उनकी इनकम में इजाफा होता, राइट। सो नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स विच वर बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री बैक होम। अभी मैंने इस टॉपिक को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड in irrigation, India's agriculture was starved. Investment in terracing, flood control, drainage, desalinization of soil, right. सिंचाई के क्षेत्र में कुछ प्रगति होने के बावजूद भी, देखिए सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति जरूर हुई, प्रोग्रेस हुई ना। भारत की खेती जो है वो सीढ़ीबंदी, जैसे टेरेसिंग, सीढ़ीबंदी, बाढ़ नियंत्रण है, और ड्रेनेज हम कह सकते हैं जैसे जल निकासी, और डिसैलिनाइजेशन हम उसको कहते हैं मिट्टी को विलुप्त होने से बचाने के लिए निवेश से वंचित थी, तब भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, राइट। वाइल ए स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैंग्ड देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप। देखिए किसानों के एक छोटे वर्ग ने अपनी फसल पद्धति को बदलते उन्हें फूड क्रॉप को का कमर्शलाइजेशन कर दिया, उसका व्यवसायीकरण कर दिया, राइट। और जो है वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लग गए थे। लेकिन किसानों का एक बड़ा वर्ग भी था, और जो थे न तो उनके पास रिसोर्स थे, न उनके पास कोई जो है टेक्नोलॉजी थी, और नॉर इंसेंटिव, और न कोई उनको कोई प्रोत्साहन दे रहा था टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक टीनेंट्स है, एक शेयर क्रॉपर है। देखिए टीनेंट्स और शेयर क्रॉपर में क्या डिफरेंस है। टीनेंट्स क्या होते थे कि टीनेंट्स किराए के रूप में जो है वो ओनर से ज़मीन लेते थे, और उनसे पहले से एडवांस में जो है वो उनसे एग्रीमेंट हो जाता था कि भाई आपको साल का इतने पर एकड़ के हिसाब से या लैंड के हिसाब से आपको किराया भरना है। तो वो और उनके अपने टूल्स और अपने इक्विपमेंट्स होते थे, राइट, वो कहलाते थे टीनेंट्स। अब आता है शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर को जैसे बटाईदार भी कहते हैं। इनको जो है टूल्स है, सीट्स है और अदर इक्विपमेंट्स वो सारे ओनर्स प्रोवाइड करते, जैसे हाउस है, फूड है, ये सारी अरेंजमेंट जो है उसको ओनर प्रोवाइड करता था। और उनको ये सर्टेन इनको निश्चित किया जाता है कि आपको जो है जितनी भी आपको एरिया में आप जो है खेती करेंगे उसका 50% जो है आपको हमें देना होगा, बाकी आप उसको आप ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर. So I hope you understand this topic very well, right? Let's see another content. Box 1.2 Agriculture during pre-British India. This content taken from in box 1.2 from NCERT textbook. Agriculture during pre-British India. The French traveler Bernier described 17th century Bengal in the following way. अंग्रेज़ों के आने से पहले एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 17वीं सेंचुरी में भारत आया। उन्होंने बंगाल के विषय में जो कुछ भी वर्णन किया वो इस प्रकार है। द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल एंड टू विजिट इंक्लाइंस मी टू बिलीव दैट इट इज़ रिचर देन इजिप्ट। वे कहते हैं कि 2 बार विजिट करने के बाद मैंने बंगाल के विषय में जो कुछ जाना, आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट इंक्लाइंस, वो मुझे विश्वास दिलाता है, मी टू बिलीव दैट इट इज़ रिचर देन इजिप्ट, कि भारत जो है वो मिस्र से धनी है। अर्थात इजिप्ट में जो एग्रीकल्चर का जो कंडीशन है उससे कहीं बेहतर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है, राइट। इट एक्सपोर्ट इन एबंडेंस कॉटन एंड सिल्क, राइस, शुगर एंड बटर।
भारत जो है वो भारी मात्रा में कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर और बटर का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। इट प्रोड्यूसेस एम्प्लाई फॉर इट्स ओन कंजम्पशन वीट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फोल्स, डक्स एंड ग्री। इसके अलावा भारत जो है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे, डक्स मीन्स बतख एंड हंस का उत्पादन भी करता है। इट हैज़ इमेंस हर्ड ऑफ पिग्स एंड फ्लॉक्स ऑफ शिप्स एंड गोट्स। भारत के पास पिग्स का एक बहुत बड़ा झुंड भी है एंड फ्लॉक्स ऑफ शिप्स एंड गोट्स, और इस तरह से भेड़ और बकरियों के बड़े बड़े झुंड भी हैं। राइट, फिश ऑफ एवरी काइंड इट हैज़ इन प्रोफ्यूजन। इसके अलावा भारत के पास हर तरह की मछलियों का प्रचुर भंडार है। यहाँ प्रोफ्यूजन मीन्स अवेलेबल है। फ्रॉम राजमहल टू द सी इज़ इन एंडलेस नंबर ऑफ केनाल्स। उनका कहना था कि राजमहल से समुद्र की ओर बहने वाली एंडलेस नंबर ऑफ केनाल्स, मतलब कई जो है वहाँ नहरें बहा करती थी। कट इन बाइगॉन एजेस फ्रॉम द गंगाज बाई इमेंस लेबर ऑफ नेविगेशन एंड इरिगेशन। अर्थात नौ संचालन और सिंचाई के लिए जो है श्रमिक जो भी थे वो हमेशा जो है मेहनत किया करते थे और एग्रीकल्चर के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत हुआ करती थी, और पानी सदियों से गंगा नदी से वहाँ पर आ रहा था। वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी। इस तरह से भारत जो था वह एग्रीकल्चर के लिए एक सूटेबल कंट्री था। इस तरह से बर्नियर ने भारत में जो कृषि की जो है वो सही स्थिति का पता लगाया और उन्होंने उसका सही वर्णन किया। So in this way we have covered 3 contents in this video: introduction, low level of economic development under British rule, agriculture sector. In next video we will cover industrial sector. So I hope you understand very well. If you are having any doubt or queries, please you can write in comment section. If you like this video, please subscribe, like and share it. Press the bell icon for the instant notification for the upcoming videos. Till then, goodbye. Take care. Thank you very much.